ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल अपराधियों के मन में कानून की दहशत को लेकर है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसी मुकदमे में अतीक अहमद की अदालत में पेशी के लिए अतीक के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। अतीक अहमद ने साबरमती से निकलने से पहले कहा कि उसे पुलिस की नीयत ठीक नहीं लग रही। इससे पहले अतीक कह चुका है कि अदालत के आदेश की आड़ में आते जाते वक्त उसकी जान ली जा सकती है। अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ, उसकी बीवी शाइस्ता और बहन आयशा नूरी भी अतीक की हत्या, आपको बताते चले, उनकी ओर से भी अतीक की हत्या की आशंका जताई जा सकती है। हालांकि पिछले महीने जब अतीक की पेशी और सजा हुई तो सकुशल वो साबरमती पहुंच गया था, लेकिन इस बार अतीक ने फिर से जान का डर जताया है। इस बार उसकी बहन आयशा नूरी भी साथ नहीं है, जो पिछली बार काफिले के साथ साथ चल रही थी। उमेश पाल की हत्या के आरोपी के साथ मिलीभगत की फरार आरोपी आयशा नूरी और उसकी बेटी उंजिला नूरी ने 13 अप्रैल को सरेंडर करने के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के मन में जान का डर क्या यूपी में सख्त कानून व्यवस्था की मिसाल है? क्या अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने से दूसरे माफिया डर जाएंगे? क्या उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स और बमबाजों को पकड़ने में पुलिस की नाकामी बड़े सवाल खड़े करती है? वो जमाना था जब माफिया अतीक गैंग की बंदूकों की नाल ठंडी नहीं हो पाती थी। वो जमाना गुजर गया, लेकिन वही हनन एक बार फिर योगी राज में अतीक गैंग ने दिखाने की कोशिश की। लेकिन प्रदेश के सदन में सीएम ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध क्या ली? माफिया की रूह का ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार जब अतीक अहमद की साबरमती से प्रयागराज की अदालत यात्रा शुरू हुई तो अतीक को डर लगने लगा। उसने अपनी मौत की आशंका जता दी ताकि 1300 किलोमीटर के सफर में रास्ते में कहीं गाड़ी न पलट जाए। और अतीक अहमद जैसे माफिया को अगर ये डर लग रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह भी है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। अपराधियों के लिए सख्त शासन जनता के लिए सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन जब तमाम दावों के बावजूद बीच सड़क पर दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों और बमों से भून दिया जाता है तो अपराधियों के लिए मौत की मांग की जाने लगती है। न्याय चाहिए। जिस तरह से इन्होंने मेरे आदमी की हत्या करवाई है उसी तरह से इनकी भी इनकाउंटर या इनकी भी हत्या कराई जाए। मेरे हाथ में तो न बंदूक है न बम है कि मैं अपना बदला निकाल लूं। बिल्कुल इनकाउंटर कर दे। जैसे मेरे बेटे और दुकानदार की हत्या हुई है वैसे इनकी भी हत्या होना चाहिए। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से निकल चुका है। उसके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस की वही सुरक्षा, वही रूट और वही वाहन है जिसमें महफूज तरीके से पिछली बार अतीक ने प्रयागराज की यात्रा पूरी की थी। लेकिन अतीक को डर तब भी लगा था। पिछली बार की पेशी में अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण केस में आजीवन कैद की सजा मिली थी। इस बार अतीक अहमद को उमेश पाल की हत्या के केस में पेश किया जा रहा है। चेहरे में वही डर दिख रहा था जो पिछली बार वो यहाँ से उसे ले जाते हुए उसके चेहरे पे दिख रहा था। सवाल यहाँ पे ये है कि अतीक अहमद पूरी तरीके से डरा हुआ है। अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। प्रयागराज के लिए निकलते वक्त अतीक अहमद ने न सिर्फ पुलिस की नीयत पर आशंका जताई बल्कि ये भी सवाल उठाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी क्यों नहीं की जा रही। तो उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे लिए ले जा रहे हैं? दरअसल इस बार अतीक अहमद को प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में अदालत में पेश होना है। पुलिस ने उस केस में अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया है और उसके खिलाफ
वारंट भी लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची थी। जिस वारंट बी के साथ अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, उस नियम के तहत अगर जेल में बंद किसी कैदी को दूसरे केस में आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करना हो तो आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट की दस्तखत से आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है और उसे वारंट बी कहते हैं। हालांकि खबर है कि वारंट बी में ये जिक्र नहीं है कि अतीक अहमद को अदालत में किस तारीख को पेश किया जाएगा। जितने भी मामले हैं हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। सरकार अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये भी कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स, बमबाज और अतीक अहमद के बेटे असद जैसे आरोपियों तक पुलिस अब भी नहीं पहुंच सकी है। इसके अलावा अब तक 50,000 की इनामी आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता अब तक फरार है। गोपी खन्ना, साबरमती, आज तक। अतीक अहमद इस वक्त सफर में है, लेकिन सफर में उसको डर लग रहा है। बीजेपी की सरकार बोल रही है ये डर अच्छा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप दाग रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाकी आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से कोसों दूर क्यों हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसमें दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, आप बीएसपी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन द्विवेदी जी, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर विशाल मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, ये डर अच्छा है अतीक अहमद का, या फिर डर के पीछे अगर एक बड़ी वजह यह भी देखा जाए, उमेश पाल का हत्या का मामला 24 फरवरी को सामने आता है और उसके बाद से अब तक कई ऐसे आरोपी हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो पकड़ में कब आएंगे? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी अपराधी हैं, जिन मामलों के अपराधी, हर अपराधी को कानून के हवाले करना यह पुलिस का दायित्व है और पुलिस उसके लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह से अतीक अहमद के शूटरों की खोज की जा रही है, शूटरों के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त हुई, जिस तरह से अतीक अहमद पर कानून के शिकंजे को कसने का कार्य हुआ, वह निश्चित तौर पर अब तक की जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसकी दृष्टि से अभूतपूर्व है। हमने 2005 में राजू पाल की हत्या के समय का भी दृश्य और उस समय के हालात भी देखे थे, और अब उमेश पाल जो उनके गवाह थे उनकी हत्या करने के बाद का भी लोगों ने दृश्य देखा। 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद चूंकि श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जो इस तरह के तत्वों को संरक्षण देने के लिए कुख्यात थी, उस समय जो है बिल्कुल उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। हमें ध्यान है कि 2006 में नोएडा में किस तरह से नोएडा अथॉरिटी की अधिकारी को, अतीक का जो बेटा है, उसकी जो बीवी है, ये लोग पहला उत्तर वही दिया मैंने, पहला उत्तर चित्रा जी वही दिया मैंने। चल रहा है, पुलिस ने हर जी अभी उस हिसाब से देखेंगे आप तो 1993 के बम कांड का अभियुक्त दाऊद इब्राहिम आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह से कौन कब कैसे कहां गिरफ्तार होगा, जिंदा गिरफ्तार होगा, मुर्दा गिरफ्तार होगा, इस तरह की जानकारियां अगर किसी के पास होंगी भी तो भी वह टेलीविजन चैनल पर उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। यह निश्चित है कि इन सारे शातिर अपराधियों के विरुद्ध जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तलाशने के लिए जितना सघन अभियान चलाया जाना चाहिए वह पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, अगर एक इस तरह के शख्स को जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों, 1979 में पहला मामला जिसके ऊपर दर्ज किया गया लेकिन सरकारें पुरानी उसको बचाती रही हों, अगर उसको योगीराज में डर लग रहा है तो ये डर तो अच्छा है ना, तारीफ करेंगे कानून व्यवस्था की। ये कम से कम अपराधियों के मन में खौफ है योगी सरकार का। सही कहा आपने, काफी सरकारें आई, उसके माननीय कल्याण सिंह जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे, क्या कार्रवाई की थी ये जरा बता दें। और इनके जो सहयोगी दल, अपना दल, उनके साथ भी रहे हैं, लगातार अतीक उनके साथ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो राजू पाल हत्याकांड हुआ 2005 में, उसके गवाह 2005 से 2017 तक
कोई हमारी सरकार रही है बीच में और 2012-17 तक रही है, कोई छू नहीं पाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस गवाह को दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता है गोली बारूद से। और यही समाजवादी पार्टी है जो महिला सम्मान करते हुए राजू पाल की पत्नी को, श्रीमती पूजा पाल को विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। हम वो लोग हैं जो कमजोर हो जाते हैं लोग, उनकी मदद करते हैं। इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ बातें करते हैं। इनके समय में हत्या हो गई है और ये यहां बैठ के कह रहे हैं कार्रवाई होगी, अभी आ रही है, जा रही। अरे भाई ये बताइए आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि दिन दहाड़े हत्या जो हुई है प्रयागराज में, इसकी जिम्मेदारी लेने से आप क्यों भाग रहे हैं? आप कहिए ना। और इस सवाल को किसने उठाया? सदन के अंदर में समाजवादी पार्टी ने उठाया, सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी ने उठाया कि दिन दहाड़े हत्या हुई है। आप तो उस पर चर्चा भी नहीं करने को तैयार थे। अगर हम इतनी तेज आवाज नहीं उठाते, ये समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म निभाती है, विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म हमने निभाया। हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि दिन दहाड़े हत्या हुई है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके गुनाहगारों को पकड़ना चाहिए। तो इनके ही पार्टी के पदाधिकारी निकला उसमें जिसका भाई उस हत्या में शामिल है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी का अध्यक्ष था, इन्हीं का तो माइनॉरिटी का अध्यक्ष था, आप इन्होंने निकाला जरूर है, लेकिन उसका भाई इस हत्या में शामिल था। इस पे ये बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते भाई? आपकी तो पार्टी का पदाधिकारी था वो, जिसका भाई हत्या में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करती है, कितने होशियार है। ये भुला देनी चाहती है कि हत्या इनके सरकार में हुई है। प्रेम शुक्ला जी होशियारी दिखा रहे हैं इस पूरे मामले में आप लोग। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। और कल्याण सिंह जी 2 बार सीएम थे, आपको करेक्ट कर देती हूँ अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी बहुत होशियारी दिखा रहे हैं आप लोग इस मामले में, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जी 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 देखिए कैसे झूठ बोलते हैं चैनल पे बैठ के श्रीमान अनुराग भदौरिया। अरे भाई हाथ नहीं, उमेश पाल का अपहरण कर लिया था आपके कार्यकाल में, और उस अपहरण कांड में ही उसको लाइफर लगी है अभी आजीवन कारावास। आपके कार्यकाल में किस तरह से गवाहों पर दबाव बनाया जाता था उसका जीवंत उदाहरण है। और आपके श्रीमान राम गोपाल यादव प्रधान महासचिव आपकी पार्टी के हैं, जो अतीक अहमद के प्रशंसा में जो है अपना मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। श्रीमान राम गोपाल यादव को क्या अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया है? क्या बोल रहे हो? क्यों अखिलेश यादव की सुनते नहीं है? आप मुझे बताइए ना। अभी राम गोपाल यादव अभी बीच में नहीं बम ऐसे मारे जा रहे थे, ऐसे बम मारे जा रहे थे। एक-एक करके ठीक है, लगातार लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया, उसके बाद आप बोलिएगा। भद्रता के लिए आपने निमंत्रित किया है। ठीक है सर, बोलिए। देखिए आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में 1000 करोड़ की जो संपत्ति जब्त हुई, राजू पाल की हत्याकांड के बाद कितने की संपत्ति आपने अतीक अहमद की जब्त की थी? क्यों नहीं जब्त की थी? क्यों उसको प्रमोट कर रहे थे? आज भी राम गोपाल यादव उसके समर्थन में क्यों खड़े हैं? क्या कारण है? इसका कोई उत्तर आपके पास में है? कोई औचित्य है? और आपकी पार्टी में था कि नहीं? और 2006 में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के घर में घुसकर उसने जो अभद्रता की, तो एफआईआर तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में नहीं दर्ज हुआ। ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है जी। आप किस तरह से माफिया को पालते रहे हैं, गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी आपका पोस्टर बॉय है, ये लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है सुधींद्र भदौरिया जी, आपको मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, लेकिन शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं सुधींद्र भदौरिया जी, ठीक है अनुराग जी, मैं लौट रही हूँ एक-एक तो गलत हो जाएगा सर, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी संविधान और न्यायपालिका की बात करती है, किसी को बचाने और मारने की बात नहीं करती है। हम देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, पीपली लाइफ से नहीं चलेगा कि देखिए अतीक अहमद जी आप अभी देखो उतरे हैं, अभी बाथरूम गए हैं, अभी देखो चढ़े हैं। अरे भाई कार्रवाई कम करते हो आप, ये लाइव ज्यादा बनाते हो। भाई कार्रवाई आपने की होती, कितने दिन हो गए इस हत्याकांड को? कितने लोगों को आपने पकड़ लिया? अनुराग जिस तरह की आप माहौल बना, मैं आपसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ बनारस से लेके गाजियाबाद तक कोई भी अपराधी उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप कार्रवाई तो कीजिए। राजू पाल हत्याकांड मामला कार्रवाई कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बनारस से लेकर गाजियाबाद तक परिवार को अभी भी इंतजार है, 100 अपराधी उनका लिस्ट जारी कीजिए और ठीक सब पे कार्रवाई कीजिए। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो। एक सेकंड मिस्टर भदौरिया, ये तरीका नहीं चलेगा। ये क्या मतलब है पीपली लाइफ का? मीडिया अपना काम नहीं करे, मीडिया अपना काम नहीं करे, क्या मतलब है पीपली लाइफ का? नहीं, मीडिया का काम करना अलग बात है, लेकिन आप देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस तरह की अरे बहुत सी किसान, अरे जिस तरह की मीडिया क्या, ठीक है समझ में आ गई आपकी बात कि नहीं, किसान का बिल्कुल कवरेज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी कवरेज कर दी जाए और कौन सी पीपली लाइफ है। बेकार हो गई, सरसों की फसल बेकार हो गई, 100 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, अब जाकर उसको पिछले महीने किसी एक मामले में
एक सेकेंड सर सुनिए, दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। 100 से ज्यादा मामले जिस अतीक अहमद के ऊपर दर्ज थे, पहले मामले में उसको सजा हुई थी उम्र कैद की। जरा सोचिए आखिर कौन से लोग थे जो लगातार अतीक अहमद को बचाने की कोशिश में लगे रहते थे। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब मैं सुधींद्र भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, अनुराग जी आपकी बात हो गई, मैं समझ गया आपकी बात। सुधींद्र जी आपके पास आते हुए, शाइस्ता परवीन के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी भी वो आपकी पार्टी की नेता बनी हुई हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, ये आपकी बात गलत है। आपको मालूम है बहन मायावती जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को ना चुनाव लड़ाएंगे ना हम कोई महत्व देंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का प्रश्न है, मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से अन्य एजेंसीज को ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी आप गांव में, जिले में, मोहल्ले में जाके आप एक सर्वेक्षण कर लीजिए, सभी लोग एक आवाज से कहेंगे कि सुश्री बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती हैं तो कानून व्यवस्था चुस्त रहती है और इसके साथ साथ जितने भी अपराधी हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है। और जहां तक जब वो मुख्यमंत्री थीं, आपको मालूम है किस प्रकार से निर्भय गुर्जर का एनकाउंटर हुआ। ये वो जो वहां पर डकैती डालता था, पुलिस चुस्त रहती थी, मुठभेड़ हुई, मारा गया। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि इलाहाबाद और उसके आसपास के अंचल में सबसे मशहूर ददुआ डकैत, उसका किसके समय में एनकाउंटर हुआ। तो बहन मायावती जी के शासनकाल को सभी लोग उत्तर प्रदेश में ये जानते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा चुस्त सरकार थी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक जमाने के साथ अपराधीकरण केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, रोक लगना चाहिए। लोकतंत्र को दीमक की तरह ये अपराधी खा रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकार केंद्र में हो और राज्य में हो, इनका एक राउंड टेबल बैठे, इसमें अन्य दल भी बैठे। तो तब होती है ना, अगर अपराधीकरण पर रोक नहीं लगा तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। राजूपाल आपकी पार्टी के विधायक थे, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उस दौर की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की बीवी है, उसको आप लोग मेयर के लिए टिकट, हालांकि बाद में उसको वापस नहीं दिया जाता है। यानी कि राजूपाल के हत्या का आरोपी जो है उसकी वाइफ को आप लोग टिकट देते हैं। और कल मायावती ने शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर नहीं किया है। सुधींद्र जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मैंने ये बात नहीं की कि मायावती जी शासनकाल में थी, ये सच बात है कि उनके कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, ये सब मानते हैं। कैंडिडेट है, लेकिन एक इतने गंभीर आरोप जिस महिला के ऊपर लगे हुए हैं, जो भागी भागी फिर रही है, उसको पार्टी से निकालते वक्त भी आप लोगों को हिचक हो रही है। सुधींद्र भदौरिया जी, फिर आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर योगी राज में खराब है। जब पार्टी में वो आई थी तब उस समय देखिए, ये जरूर है, मैं कहूंगा कि अगर कोई अपराध करे तो उसका पूरा परिवार अपराधी नहीं हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपराधी नहीं होंगे, उनका आपराधिक कृत्य है तो उन पर कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। शाइस्ता परवीन इसलिए भागी भागी फिर रही हैं। हमने उनसे, अब सवाल यह है कि उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कैंडिडेट थी, ठीक है, रंजन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आती हूं। कैंडिडेट थी, हमने हटा दिया उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्टी से नहीं निकाला है, कैंडिडेट थी, उनको हटा दिया है। रंजन द्विवेदी जी, ये जो मौजूदा व्यवस्था देखने को मिल रही है, बीजेपी कह रही है कि चूंकि अतीक अहमद को डर लग रहा है तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ और योगी राज है। क्या ये सच है? देखिए, मैं तो सरकारी आदमी हूं और रिटायर हो गया हूं, लेकिन हमारी मानसिकता भी वैसी ही है। किसी पार्टी से या किसी लीडर से कोई हमारी संबद्धता नहीं है। पर मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। क्या विशेष बात है कि ये जो अपराधी इतने साल से सक्रिय था, कई दशकों से सक्रिय था, वो आज जो है उसका वो कन्विक्ट हो पाया किसी केस में। और उसके लिए श्रेय जो है वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के। और योगी जी की जो एक विशेष बात है जो बहुत कम नेताओं मिलेगी आपको, कि योगी जी को राजनीति में आने में और मुख्यमंत्री बनने में किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी।
उन्हें पार्टी मीटिंग करनी है या लोगों को खाना खिलाना है, इकट्ठा करना है, गाड़ियां चाहिए, तो एक सशक्त मठ था जो कि उनके पीछे था वो। तो आज की तारीख में कोई भी ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जिसके कि वो कायल हो कि उसकी मदद करे। बाकी ज्यादातर नेता किसी न किसी ब्लैक मनी के थ्रू ही जो है सपोर्ट मिलता है। नहीं, अपराधियों की आप तो फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश मैं बता रहा हूँ, उसी पुरानी सरकारों में मौजूदा सरकार में किस तरह का फर्क देखते हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये तो इन कारणों से योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर की किसी प्रकार का जोर नहीं है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का जोर नहीं है, और इसीलिए ये लगातार सारे अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते जा रहे हैं। भूत में कितनी सरकारी बनी। सर, लेकिन पलट के पूछा जाएगा ना कि फिर ये फरवरी में हत्याकांड हुआ, अभी तक सारे आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, अपराधी जो है वो कहीं बैठा नहीं हुआ है, वो सामने आपके पकड़ने छुपा हुआ है। हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या ये सरकार निष्पक्ष है, कोई आश्रय तो नहीं है, कोई सपोर्ट तो नहीं है, क्या पुलिस निष्पक्ष है। और आज की तारीख में जो है, आप किसी भी आप एसपी से पूछ लीजिए, किसी भी एसपी पर किसी प्रकार का जोर नहीं है कि वो अपनी सही कार्रवाई में जो है कोई विघटन पाए। किसी नेता का कोई जोर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का शह मिली है सबको कि सब फ्रीली काम कर सकते हैं। सर, उस समय तो किसी और की सरकार रही होगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि पुरानी सरकारों में नई सरकार में किस तरह का फर्क, मतलब 6 साल हो गए योगी राज को, किस तरह का फर्क पाते हैं? फर्क यही है, पहली बार आप देख रही हैं कि इस प्रकार का अंकुश बदमाशों पे लग रहा है। जो पिछली आपने सही कहा है, मायावती जी की सरकार में भी जो है वो कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और लोगों का बड़ी तारीफ थी। लेकिन जिस प्रकार का इस समय एक निर्भय सा एक माहौल बना हुआ है, वो संभवतः उसमें भी नहीं था। और निश्चय ही, क्योंकि डर लग रहा है इसलिए छुपा हुआ आदमी, नहीं तो अब तक जो है सरेंडर कर जाता। पुलिस के पास कई विकल्प हैं, पुलिस चाहती तो उसको जो है 82-83 करती। अतीक अहमद के परिवार के लोग तो सरेंडर ही करते रहे ना, पुलिस उनके गिरबान तक नहीं पहुंचती है। परिवार के किसी भी सदस्य को ले लीजिए, नाते रिश्तेदार को ले लीजिए, ज्यादातर मामलों में सरेंडर ही होता है, यानी कि पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं होती है। वो लोग जब चाहते हैं उसके बाद अपनी सहूलियत से सरेंडर कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये अन्य सरकारों में ये होता है। देखिए, आप जैसा कि अभी भदौरिया ने खुद कहा कि ये सारे तबके इससे प्रभावित हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष है। हाईकोर्ट में 2012 में जब अतीक ने बेल के लिए अप्लाई किया तो 10 हाईकोर्ट के जज ने अपने को रिक्यूज किया। रिक्यूज क्या मतलब कि हम जो है उससे अलग हटते हैं, क्योंकि और रिक्यूज कब करता है आदमी? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या उसको लगे कि हम निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे। तो हम तो ये कहेंगे, भाई ये हाई कोर्ट के जज साहब थे हमारे, ये उनकी ये सतनिष्ठा दिखाती है कि उन्होंने अपने को रिक्यूज किया और ये कोई गलत जजमेंट नहीं दिया। 11वें जज ने उसकी बेल मतलब आप कह रहे हैं कि डर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके केस से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं लेना चाहता था। जो हो, डर हो या जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाता। और क्या हो सकता है? मैंने तो डर कहा, अब जो और क्या हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दबाव कई तरह के होते हैं, और पुलिस का भी है। ऐसा नहीं है कि ये किसी क्रिमिनल का दबाव की बात है। एक और सवाल, उसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दबे छिपे इस तरह की भी खबरें दबी जुबान से प्रयागराज में, चूंकि इसके पहले जब उसको कोर्ट में लेकर जाया गया था, मैं प्रयागराज में ही रिपोर्टिंग कर रही थी। अब कई जुबान से यह भी सुनने को मिला कि जब इस तरह से उसकी कवरेज होती है, या अतीक अहमद जिस तरह से साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज आ रहा है, तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमें ये एक हल्की सी शिकायत है, जो भी चाहिए, जो पब्लिक डिमांड करती है वो बात होती है कि मीडिया में जो है अक्सर इस तरह से जो है ये जो बदमाश है उनको ग्लोरीफाई करके उनको डॉन बताना, ये बताना, कवर करना। तो सर डॉन ही तो है, उसको क्या बताया जाएगा? आप कहें बदमाश कहें उसको, आप डॉन तो लगता है इसे बड़ा गॉडफादर टाइप आदमी है, तो एक उसको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है। मूवी वाला, हाँ, मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है उसको। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि हमारा जो नवयुवक है उसको देख के गलत तरफ जो है प्रेरित होता है। लेकिन जब इसी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उन्हीं युवाओं के भीतर ये डर भी आता है कि अगर कोई भी गलत काम करेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। इसी वजह से अतीक अहमद को डर लग रहा है, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी। लेकिन पलट के वही सवाल, अब अतीक अहमद तो पहले से जेल में था, आप जेल टू जेल इधर से उधर लेकर घुमा रहे हैं उसको, लेकिन बाकी की जो अपराधी, ये बेटा कहां गया इसका? सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हुआ है अतीक अहमद के बेटे का, लेकिन अभी तक फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं। फिर आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं विशाल मिश्रा जी? चित्रा जी, ये आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि डर, अच्छी बात है। कम से कम पहली बार उत्तर प्रदेश के अपराधी डर तो रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस में आना ही चित्रा जी
बताता है कि किस प्रकार का सुशासन चल रहा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं इससे पहले हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कमजोर की मदद करते हैं। बहुत अच्छा, कमजोर की मदद करते हैं। 1996 में जब टिकट दिया था तो कमजोर का ही तो मदद कर रहे थे। अभी इन्होंने कहा ना चित्रा जी कि गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई, हम सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं। बिल्कुल आप सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं मान्यवर। आपने सवाल किया कि हमारी जब तक सरकार थी तब तक गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई। अरे मैं कहता हूं जब आपकी सरकार थी तो आपने सजा क्यों नहीं सुनवाई। चित्रा जी अगर सजा सुनवा दी गई होती, 2012 में वो छूटा था, तो शायद आज ये हत्या भी ना होती। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है ना कि आपके समय में किसी एक रुपए की संपत्ति जब्त की गई हो अपराधी की, बताइए पब्लिक को, पब्लिक डोमेन में बताइए आपने कितने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो अपने आप बिल्कुल उस पार्टी नाम ही नहीं लेते कि हमने टिकट दिया था, बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं। अपराधियों को पुष्पिताप करें, पल्लविताप करें, सत्ता धर्माप निभाएं, कमजोर की आप मदद करें, कमजोर की ही तो मदद कर रहे थे। क्या अपराध की स्थिति थी चित्रा जी उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अपने दम तोड़ रहा है। हमारे माननीय आदरणीय डीजीपी साहब बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस प्रकार से चीजें दिख रही हैं चित्रा जी, और न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। डर लग रहा है कम से कम आज। पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सवाल तो लाजिमी है कि गवाह की हत्या तब क्यों नहीं। अरे मैं कहता हूं तो सजा क्यों नहीं दिलवाई। सर ये असद नाम का जो अपराधी है, जो अतीक का बेटा है, फरार है, 5 लाख रुपए इनाम आप लोगों ने घोषित कर दिया है, गिरफ्त में कब आएगा यूपी पुलिस के। निसंदेह अब पुलिस, अभियोजन और सरकार और गवाह पहली बार चारों के समन्वय से काम हो रहा है, तो निसंदेह उसका परिणाम आएगा। देर हो सकती है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन चित्रा जी और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं अतीक अहमद की, जरा एक बार मैं दिखा देती हूं, क्योंकि जब जब गाड़ी रुकती है तब एक अलग तरह की हलचल दिखाई देती है। देखिए आज दोपहर में अहमदाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस रवाना हुई, और जहां जहां गाड़ी रुकती है उसके बाद एक अलग तरह की हलचल देखने को मिलती है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद अनुराग जवाब देंगे। अभी दूसरे कार्यकाल में चित्रा जी 78 टॉप अधिकारियों पर जो है टॉप अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें से 16 अपराधियों को सजा दी गई है और उनके 31 गुर्गों को सजा दी गई है। टोटल में आपको बता दूं बमबाजी की तस्वीरें प्रयागराज से अक्सर सामने आ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी के ऊपर बमबाजी करके फरार हो गए सब। उसके पहले फरवरी के महीने में सरेआम इस तरह से दिन दहाड़े, मैं तो वहां पर जाकर देखी, जहां सुरक्षा घेरा हो, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, अपराधियों के भीतर कहां डर है। चित्रा जी अपराधियों पर डर, आप बताइए, जो आंकड़े कहते हैं 12,513 पर गैंगस्टर लगा, 126 पर एनएसए लगा, ये लगातार डाटा है चित्रा जी, एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में चित्रा जी हत्या के मामले में खिसक कर 24वें नंबर पर गया, लूट के मामले में खिसक कर 25 नंबर पर गया, डकैती के मामले में खिसक कर 29 पर गया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में आज वेस्ट बंगाल, केरल से कहीं बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है। जवाब दीजिए। ठीक है, वो पुरानी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, और जब भी इसकी बात होती है तो सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी आती है। अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है अब का, ये बात करते हैं तब की, ये भूल जाते हैं कि अपना दल जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, बूथ के साथ भी अतीक अहमद का नाता रहा है, उससे भी विधायक रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है चित्रा जी। चित्रा जी इसको चुप कराइए, रहा था तो बताएंगे ना, वो चुप कराइए, गलत बात है, बात करता हूँ, बीच में बोलने का क्या मतलब, मैं इनके बीच में बोला था क्या, सुन लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को बुलाया तो मुझे मत बुलाया कीजिए, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। अपना दल के साथ देखिए मैंने, हाँ सुनिए, अपना दल। दूसरी बात, अगर राजूपाल की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, फिर उसकी पत्नी को सम्मान देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। आज वो विधायक है, सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही है, ये किसने काम किया है? सिर्फ समाजवादी काम कर सकती है। किसी की डेथ हो जाए उसके बाद उसकी पत्नी को टिकट दे देना, ये सम्मान होता है क्या? अगर जब तक उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इसको सम्मान की श्रेणी में अनुराग भदौरिया जी आप ही रख सकते हैं। अरे सजा सुन लीजिए, किसने कहा सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहता हूं समाज के अंदर में कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि बनारस से आप स्टार्ट कीजिए, गाजियाबाद तक जितने अपराधी उनकी लिस्ट बनाइए, उन पे कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये नाम 1 2 गिनाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, उसके बाद इनका गला चौक हो जाएगा, उसके बाद आवाज नहीं निकलेगी, चौक हो जाता है, क्योंकि इनको डर लगने लगता है कि कहीं मेरे अपनों का नाम अब आ जाएगा।
तो फिर ये उस पे हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए बार बार पहले तो जिसका नाम लेने वही तक नाम में लेते डरते रहेंगे, थे लोग, जैसे कम से घिसा कम हुआ उसका रिकॉर्ड नाम नहीं हो तो लिया जाता जा रहा है। पहले जो सांसद रहते हुए, मैं कह रहा हूं नाम लो, और वो अरे जो तस्वीरें भी हम अपराधी है दिखा उसको सकते तो हैं सजा कि बार एक मिलेगी। फायरिंग के अरे सांसद मेरी रहते बात हुए सुनिए, अब डर और बच्चा- दहशत का क्या अरे आलम बोलने था। तो दीजिए, प्रयागराज इलाहाबाद चित्रा के जी, लोग आप अपनी भी नहीं जुबान बोलने तक नहीं देंगी तो खोलते कैसे थे। काम चलेगा? आज अब वहीं बीजेपी पर कोर्ट में अगर अरे आप उसके मेरे खिलाफ बीच में नारेबाजी हो बोलेंगी रही है तो माहौल बदला है ना अनुराग कमाल भदौरिया की जी। बात है, आपको मुझसे अरे विपक्ष से आपको अभी सत्ता पद से सवाल पूछने का समय है, तो आप विपक्ष से पूछ रही हैं, तो आप भी तो अपना धर्म निभाइए ना। आपको एक सेकंड, हम अपना आपको विपक्ष का यहाँ पे धर्म निभा रहे हैं, तो हाँ आप करने कहाँ के लिए धर्म निभा रही हैं? कि अनुराग भदौरिया बहुत जब अच्छा मैं बोल बोलने रहे हैं। लगता हूं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे तो बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, आप सुन लेती बात, मैं बोलने लगता हूं तो आप बीच में बोलने लगेंगे, यही दिक्कत है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी हमेशा नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं, जवाब ही तो दे रहा हूं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कब कहते हैं सजा नहीं मिलनी चाहिए? और सजा देने वाला न्यायपालिका है इस हिंदुस्तान में, संविधान से काम होगा। इसकी तो बात करते हैं, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि सारे अपराधियों का नाम दे दीजिए, सारे अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए, पूरा समाज साफ कर दीजिए, हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित है, पूरा समाज सुरक्षित रहे। हम तो पूरे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करना चाहते, ये सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, ये माहौल बनाना चाहते हैं। कहते सभी अपराधियों पे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपराधी है तो अपराधी है, कार्रवाई ठोक के करनी चाहिए। शुरू करूं बात, ठोक के कीजिए कार्रवाई। प्रेम शुक्ला जी, इनको जरा आप अनुराग भदौरिया की पार्टी आपके साथ है, वो दावा कर रहे हैं। ठोक के ही हो रही है कार्रवाई, ठोक के ही हो रही है कार्रवाई। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जो है उनको बहुत दुख है, इसीलिए जो है दुख में राम गोपाल यादव बेचारे तड़प रहे हैं। तो नहीं गिनाएंगे, अभी 10 इस के नाम गिना दो। पैनल में जो है अनुराग जी प्लीज। श्रीमान रंजन प्रसाद द्विवेदी जी जो अत्यंत, अब भाई अब ये क्या गजब तरीका है इनका। अभी विशाल मिश्रा को सिखा रहे थे प्रोटोकॉल कि बीच में मत बोलिए। इस पैनल में श्रीमान रंजन प्रसाद द्विवेदी जी जो बैठे हैं वो बहुत डेकोरेटेड, बहुत कुशल, ईमानदार, कर्तव्यपरायण अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति रही है। और उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान भी, यानी पिछली सरकारों में पुलिस पर विविध प्रकार के दबाव होते थे। ये पहली सरकार है जिसमें पुलिस पर किसी प्रकार का अपराधियों के संरक्षण के लिए राजनीतिक समर्थन नहीं है। आपको ध्यान होगा, अभी आदरणीय द्विवेदी जी ने बताया कि 11 जजों ने जो है रिक्यूज कर लिया था खुद को। अतीक अहमद की केस को अपने सामने सुनना नहीं चाहते थे। और अतीक अहमद गिरफ्तार पहले 2018-16 में कैसे हुए? जब उन्होंने जस्टिस दिलीप भोसले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसके कन्वाय ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने जब उस मामले को सियो मोटो अतीक अहमद की फाइल मंगवाई और अतीक अहमद की फाइल जब आई तब श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार में वो फरार अभियुक्त, हजारों करोड़ का अपहरण करने वाला, एक कॉलेज के में घुसकर उसने मारपीट की थी और FIR तक नहीं हो रहा था। तब दिलीप भोसले जी ने पुरानी केसेस खुलवाकर गिरफ्तारी का आदेश दिया। और आज एक मजिस्ट्रेट जब उसके वारंट निकाल रहा है तो कांपते हुए आ रहा है। ये फर्क नहीं है, ये सामान्य आदमी को भी दिखाई दे रहा है कि जिस अतीक अहमद को दामादों की तरह समाजवादी पार्टी की सरकार पाल रही थी, वो नोएडा के CEO के घर में घुसकर हमले करता था और मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में एक FIR नहीं होता था, वो तमाम मामलों में फरार था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता करने के बाद भी सरकार ने FIR नहीं लिया। उसके बाद स्वयं चीफ जस्टिस को सियो मोटो उसकी फाइल खुलवानी पड़ी, उसको गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इसको उत्तर प्रदेश में न रखा जाए। तो साहब, अपराधियों के साथ आप स्वयं अपराधियों के दल रहे हैं। ठीक है, आपके समाजवादी पार्टी के तमाम अपराधी, और जिले जिले में आपने वन प्रोडक्ट जो है, वन क्रिमिनल, वन डिस्ट्रिक्ट जो है आपने कर रखा था। ये सबके सामने की बात है। अनुराग भदौरिया जी बताइए ना, वो कह रहे हैं अपराधियों को दामाद बनाकर रखा था समाजवादी पार्टी ने। जब ठीक है सर। 2012-16 प्रेम शुक्ला जी, अभी वो वांटेड वाली लिस्ट भी मैं आपके सामने दिखाऊंगी, है ना। सरकार अपनी पीठ कितनी भी थपथपा ले साबरमती जेल से यहाँ ले आने में, लेकिन ये वांटेड अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं दामाद बनाकर रखा था अपराधियों को सपा सरकार ही जाएंगे, वो आसमान और पाताल से ढूंढ कर पकड़ेंगे। अब मैं बोलूं, आसमान से पाताल तक ढूंढ कर पकड़ेंगे। बोलिए। अच्छा बोलूं, अब अभी आप मुझे नैतिकता सिखा रहे थे, अब आप सुन लीजिए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी
हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को मानने वाली पार्टी, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या हो सकती है। किसी को कुछ भी बना देंगे, सोचो आप। अब दूसरी बात, मैं भी कह सकता हूं, बहुत अपराधी के नाम लेके बता सकता हूं कि दामाद की तरह, हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये संस्कार हमारे नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला, पहली सरकार है, मतलब कल्याण सिंह जी की सरकार बेकार थी, 2 बार के चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, राजनाथ सिंह जी की सरकार बेकार थी, पहली सरकार ये बता रहे हैं। इसके मतलब अपनी ही सरकार को ये नाकारा ठहरा रहे हैं कि पहले की जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो इनके चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो आप प्रभु अपनी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, हमने आपको बोला समाजवादी पार्टी के समय में, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमने उमेश पाल को कोई छू नहीं पाया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आपकी सरकार में दिन दहाड़े उड़ा दिया गया। हमारी सरकार में राजू पाल की हत्या हुई, मैं मान रहा हूं, लेकिन हमने फिर हत्या हुई, ठीक है, उसके बाद आपने देखा हम उनके न्याय के लिए क्या कर रहे हैं। हमने उसके परिवार को, उनकी पत्नी, और क्या कर सकता है आदमी जिंदा तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी पत्नी को हमने सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए विधायक बनाया है। ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कम समय में जिसने अपराध किया हो उसको उसकी सजा दिलानी चाहिए। सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए। किसी को विधायकी का टिकट देकर आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया जी, एफआईआर क्या हुई है? राज्यपाल 2005 में उनका मर्डर हुआ और आज कौन सी तारीख है? 2023 है। आप एफआईआर कब हुई थी? एफआईआर कब हुई? उस पूरे मामले में अभी तक जो अपराधी है उसको उसके अपराध की सजा नहीं हुई है। अनुराग भदौरिया जी, आप कैसे पीठ थपथपा सकते हैं? समाजवादी का, और हम संविधान न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। उमेश पाल को 2006 में जब अगवा किया गया, मानने वाले लोग हैं। उस समय क्या स्थिति थी, बताने की जरूरत है क्या? अरे उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। अनुराग भदौरिया जी, किसकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हो? समाजवादी पार्टी की मायावती की 2007 में सरकार आई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। अपराधियों को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने छोड़ा। कैसे छूट गया ये अपहरण? कैसे छूट गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किसी का अपहरण होगा, कैसे छूट जाएगा? सरकार ने चाहा, सरकार ने काम किया, तभी तो छूटा ना। पुलिस सिस्टम मजबूत है हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का, तब भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। और पुलिस सिस्टम को मजबूत करने का काम समाजवादियों ने किया। 100 डायल तो समाजवादियों ने बनाया ना, जिससे पुलिस सिस्टम मजबूत रहे। 109 तो समाजवादी ने पार्टी बनाया ना, जिससे महिला सुरक्षा हो। तो हम तो पुलिस सिस्टम को मजबूत करने का काम करने वाले लोग हैं। भले आज 112 हो गया हो, तो अपहरण को किसने छुड़वाया? समाजवादी पार्टी ने। उसमें तो हत्या नहीं हुई ना। उमेश पाल की एफआईआर क्यों नहीं हो पाई थी? हत्या हुई और बाद में मायावती जी के शासन में एफआईआर क्यों हुई थी? क्या है ये कहानी? सभी इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, आप कितनी भी बहस करा लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाके स्वयं सर्वेक्षण कराइए। बहन मायावती जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में जब उनके यहाँ के कोई पार्टी के सांसद भी कुछ अपराध करते थे तो वो जेल भेजती थी। उनके यहाँ का कोई विधायक भी अगर गड़बड़ करता था तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होती थी। और जहां तक आप जानती हैं कि हमारे विधायक थे ये पाल साहब, तो इनकी हत्या 2005 में हुई, जैसा आप भी कह रही हैं, और दौड़ के रगेद कर उसको कई किलोमीटर वो भागा और उसकी हत्या कर दी गई। 2007 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तब एफआईआर होती है जाके। मैं कहना ये चाहता हूँ 2007 से 2012 तक आपकी सरकार थी, उस अपराधी को उसके किए की सजा तो नहीं दिला पाई ना बहन मायावती। देखिए, कानूनी प्रक्रिया हम नहीं चलाते, कानूनी प्रक्रिया कानून करेगा, पुलिस का काम पुलिस करेगी। हमारा काम है एफआईआर कर हमने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं और जिसको भी सजा मिल रही है वो भी स्वागत योग्य है, इसलिए क्योंकि भय होना चाहिए कानून का, पुलिस का भय होना चाहिए अगर कोई अपराधीकरण करता है। पर साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए इनको राजनीति में प्रोत्साहित न किया जाए, इन अपराधियों को टिकट देके और इनको प्रतिष्ठित न किया जाए, ये नितांत आवश्यक है। तभी इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, गंभीर आरोप लगे हैं, जब उसको पार्टी से आप बाहर करते तो ये बातें आपकी बहुत अच्छी लगती है सुनने में। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, लेकिन सर टिकट नहीं दिया और पार्टी में बनाए रखना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, जब तक सभी, आप जरा वो चेहरे दिखा दीजिए जितने मोस्ट वांटेड है अभी गायब है, जरा वो चेहरे दिखा दीजिए। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, वो चेहरे गौर से देखिए और जरा ये भी बताइए कि पकड़ में कब आएंगे सब। रास्ते में खराब हो गई अतीक अहमद की गाड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने।
अब जब जब गाड़ी खराब होती है या कहीं रुकती है तो धुक धुक भी होता है उस अपराधी को। फिलहाल रास्ते में खराब हो गई अतीक अहमद की गाड़ी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पिछली बार एक गाय अतीक अहमद की गाड़ी के सामने आ गई थी, हालांकि गाय की मौत हो गई थी। उस समय भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी और इस वक्त बड़ी खबर यह है रास्ते में खराब हो गई है अतीक अहमद की गाड़ी। अब गाड़ी कब ठीक कराई जाएगी, हालांकि जिस तरह के वैन में उसको लेकर आया जा रहा है वो 2 गाड़ियां साथ में चल रही हैं। एक जल्दी से कमेंट, बाकी अपराधी गिरफ्त में कब आएंगे डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी? जल्दी से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, उन्होंने कहा भी है कि वो पूरे के पूरे अपराध तंत्र को मिट्टी में मिला देंगे। कोई भी हो, कहीं पर भी हो, वो जरूर गिरफ्त में आएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, माननीय जल्दी एक लाइन में, कि जिन बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे कचहरी में, उनको छुड़ाने की पैरवी किसने की थी? अदालत ने फटकार लगाई थी, ये भी तो पूछ लीजिए। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था अतीक अहमद का डर, योगीराज में सख्त कानून व्यवस्था की क्या मिसाल है? आपकी जो जवाब मिले हैं 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 27% लोगों का जवाब नहीं में है। अब अतीक अहमद को क्या उसके किए की सजा मिलेगी, आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।